वेलकम टू योर ओन चैनल रोड ट्विस्ट। फिर से मैं मुखातिब हूँ आपसे एक नए डिबेट को लेकर, जिसके बारे में हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, जरूरी नहीं कि सब इससे इत्तेफाक रखें, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है, उसको मैं यहाँ रखूंगा। और ये डिबेट बेसिकली आर्यन इन्वेजन के बारे में। आर्यन इन्वेजन और आर्यन माइग्रेशन, ये दो तरह की जो थियरी है, जिसको छोटे में कहा जाता है AIT और AMT। तो ये आर्यन इन्वेजन क्या सच में हुआ था? क्या आर्यन सच में बाहर से आए थे या यहीं के मूल निवासी थे? इस पर बहुत सारी बातें कही गई है। खास करके जो यूरोपियन विद्वान हैं और मैक्स मुलर ने इस थियरी को propound करना शुरू किया। दरअसल ब्रिटिश पीरियड में ये थियरी ज़्यादा जोर शोर से आने लगी और ये सब कहा जाने लगा कि आर्यन एक वेव्स के रूप में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के जो निवासी थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो निवासी थे, उसका डिक्लाइन करने में उनका रोल था। उसको भगा दिया गया, वो दक्षिण की तरफ धकेल दिए गए, जो अब द्रविडियन माने जाते हैं। व्हीलर का भी यही मत था कि व्हीलर तो इसको पूरा प्रूफ करना चाहते थे, इंद्र को पुरंद्र कह के, और वैदिक पीरियड लिटरेचर में हरियूपिया शब्द को लेकर बहुत सारे आर्गुमेंट देकर वो प्रूफ करना चाहते थे कि आर्यंस बाहर से आए और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया और उन्हें धकेल दिया बाहर। जो यूरोसेंट्रिक सोच है या जो एक यूरोपियन आइडिया है या जो एक डोमिनेंस की प्रवृत्ति या कॉलोनी बनाने की प्रवृत्ति जो इंपेरियलिस्ट राइटर में थी, वो ये प्रूव करना चाहते थे कि भारत खुद से बहुत कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी नकारा गया। उसके बारे में भी कहा गया कि मेसोपोटामिया के लोगों ने, सुमेरियंस ने इतनी अच्छी सभ्यता को विकसित किया है, इंडियन में वो कुवत नहीं थी। हालांकि ये जब खारिज हो गई बात, तो फिर आर्यन इन्वेजन की बात की गई। मतलब कि भारत पे जो है, या भारत में जो एक सभ्यता के विकास करने की बात है, उसके बारे में ये एक सोच थी कि बाहर के लोग ही, या आर्यन देश का लोग या यूरोप के लोग ही यहाँ सभ्यता का विकास कर सकते हैं। और शायद इसीलिए बाद में फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ने व्हाइट मैन बर्डन थियरी को propound किया और लेकर आया। एक चीज़ ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो एक पहला वेव था आर्यंस का, जो पहले आया 1500 BC के आसपास, और जो ब्रिटिशर्स आए, दैट वाज सेकेंड वेव, एंड देयर वाज ट्रायल ऑफ यूनियन ऑफ द आर्यंस एंड टू सिविलाइज द इंडियंस। कि पहले से तो यहाँ आर्यंस थे ही, बाहर से भी आर्यंस आए और इनको सिविलाइज करने का, जो यहाँ के अनार्यंस से मेल जोल के कारण जो आर्यंस इंडल्ज हो गए थे, जो उनमें कुछ कमियां आ गई थी, उसको दूर करके फिर से उनको सिविलाइज करने का प्रयास था। ऐसी सारी बातें की गई। लेकिन बहुत सारे आर्गुमेंट ऐसे भी हैं, इंटरप्रिटेशन ऐसे भी हैं, जिनके आधार पर ये बड़ा निर्मूल लगती है बात कि क्या सच में आर्यंस यहाँ आए थे बाहर से, या उनका कोई हमला हुआ था। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि जो आर्यों का मूल ग्रंथ है वेदास,
उसमें कहीं भी कोई इस तरह की चर्चा नहीं है कि यार ये कहीं बाहर से आए थे। अगर कोई ऐसी बात होती तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चर्चा जरूर होती जहां से भी वो आए थे। उस वेद के आधार पर जो एक ज्योग्राफी हम डिस्क्राइब करते हैं आर्यंस की, वो ज्योग्राफी में कहीं भी बाहर का या सेंट्रल एशिया का हमको कोई परिलक्षित नहीं होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बल्कि वो जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत है, जो उत्तर पश्चिम का एरिया है, पंजाब का एरिया है, सिंध का एरिया है, ज्योग्राफिकल अगर हम उसमें देखें एक्सटेंशन या उनमें जिन पहाड़ों का जिक्र है, नदियों का जिक्र है, सप्त सिंधुओं का जिक्र है, उसके आधार पर हमको ये दिखाई देता है कि इसमें तो कहीं भी बाहर से आने का कोई जिक्र नहीं है। एटलीस्ट विवेकानंद जी का सोचना जो था, और ये सोचने की बात भी है कि हम कहीं से अगर आए हैं और आकर यहाँ बसे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हम जहाँ से आए हैं, जो मूल देश के निवासी हैं, उसकी चर्चा रही होनी चाहिए थी। लेकिन पूरा जो वैदिक ग्रंथ है उसमें कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कही गई कि द्रविड़ियन जो हैं उन अभी जो द्रविड़ियन हैं साउथ इंडिया में, उनको धकेल दिया गया, द्रविड़ साउथ इंडिया भेज दिया गया। तो यहाँ एक मार्के की बात यह है कि सदर्न इंडिया में भी संगम साहित्य की रचना हुई, और उस संगम साहित्य में कहीं भी इस तरह के टसल की या बैटल की चर्चा नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिन लोगों ने आक्रमण किया वो भी इस बात को भूल गए, जिन पर आक्रमण हुआ वो भी इस बात को भूल गए, किसी ने कोई चर्चा नहीं की? न संगम साहित्य में कहीं चर्चा है इस बात की कि आर्यों का आक्रमण हुआ था द्रविडियंस पर, और उन्होंने जो भी जिस क्षेत्र में वो आर्य आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में या सप्त सिंधु के क्षेत्र में, उनको धकेल दिया और वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए। इतनी बड़ी घटना का जिक्र अगर कहीं नहीं है तो इस घटना पर संदेह होता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर संदेह होता है। और जिन्हों जब एक माना यह जाता है कि कोई भी जब जय विजय की बात होती है, जो विजेता होता है वो नॉर्मली अपनी बातों को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर भी लिखता है या बताता है। तो अगर आर्य बाहर से आए और विजेता थे, यहाँ के जो ओरिजिनल निवासी थे उनको मारकर भगा दिया था, इस बात की चर्चा तो जरूर होती है। जो प्रेयर है ऋग्वेद, बुक ऑफ प्रेयर, तो सिर्फ उसमें प्रेयर की बात नहीं होती, कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जरूर आती, लेकिन दोनों तरफ से कहीं कोई चर्चा नहीं आती। एक और मुद्दे की बात यह है कि जो संगम साहित्य है उसमें वेदों को प्रेज किया गया। जो समुदाय आक्रमण किया हो और उनको पराजित कर दिया हो या उनको बेदखल कर दिया हो, अपनी जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया हो, उस समुदाय के ग्रंथ को प्रेज किया जाए। अब इतने लिबरल अगर वो थे तब तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि प्रेज की जाती, आर्टिस्ट कुछ भी नहीं बोला जाता। तो ये एक संदेह के घेरे में लाता है आर्यन इन्वेजन थियरी। एक और बात है कि अगर अरविंदो की बात माने, श्री अरविंदो जी की बात माने, उनका ये मानना है कि जिस तरह से वैदिक संस्कृत लैंग्वेज था, जो संस्कृति थी, खास करके अगर लैंग्वेज की बात करें तो उतनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और दूसरी तरफ जो चर्चा की जाती थी कि आर्यंस एक खानाबदोश थे, पैस्चर थे, तो इन दोनों में एक समानता नहीं लगती है, संगत हम स्थापित नहीं कर पाते हैं कि एक जो पैस्चुरल लाइफ
जिन लोगों की थी, उनकी इतनी संश्लिष्ट और इतनी अच्छी संस्कृत भाषा, तो ये एक प्रश्न चिन्ह श्री अरविंदो ने लगाया है। अब अगर हम ये बात कहें, मान लें कि ठीक है, आर्यंस आए और उन्होंने एक मजबूत गंगा सभ्यता को स्थापित किया, जो बाहर से आया और यहां स्थापित कर दिया। तो हम ये भी जानते हैं कि आर्यंस केम हियर इन वेव्स, छोटे छोटे वेव्स में आए थे। अब दूसरी तरफ अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हम ये भी देखने में मिला है प्राचीन भारतीय इतिहास में कि कई सारे वेव्स आए हैं भारत में। शक आए, हून आए, कुषाण आए, ग्रीक आए। किसी ने भी भारत की सभ्यता पर अपनी सभ्यता को वो थोप नहीं पाए, बल्कि उनका इंडियनाइजेशन हो गया, उनका भारतीयकरण हो गया। वो भारत की सभ्यता से प्रभावित हो गए और उसमें सम्मिलित हो गए, एक एसिमिलेशन हो गया उनका। तो एक तरफ हिस्टोरिकली जो बात प्रूफ है कि शक, कुषाण, ग्रीक, पर्शियन जो भी भारत आए वो यहाँ एसिमिलेट हो गए, वो अपनी सभ्यता को यहाँ इम्पोज नहीं कर पाए। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि आर्यंस आए और एक नई सभ्यता को यहाँ जन्म दे दिया। जो यहाँ एक अर्बन सभ्यता थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई और एक रूरल सभ्यता को अलग से जन्म दे दिया। ये बात भी कुछ हजम नहीं होती। तो ये जो बाहर से आने वाली थियरी है, जो यूरोपियंस ने प्रोपाउंड किया कि आर्यन भारत आए और आर्यन रेस की बात की और एक तरह से यहाँ डिवीजन की बात की, अपर लोअर, कि आर्यन रेस अपर है, जो यहाँ के लोग हैं, नॉन आर्यन हैं वो लोअर हैं। एक नॉर्थ और साउथ के बीच भी डिवीजन की बात होने लगी कि नदर्न इंडियंस आर्यंस है, सदर्न इंडियन द्रविडियंस हैं, पहले ट्राइबल थे वो असभ्य। तो ये एक जो बात की गई, ये सिर्फ अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए शायद यूरोपियन राइटर्स ने, अंग्रेजों ने शुरू किया था। ठीक उसी तरह से जैसे हिटलर जर्मनी में प्योर आर्यन रेस की बात करता है और जर्मन को प्योर आर्यन बताता है, और वो यह भी कहता है कि आर्यंस जो हैं वही रूल करते हैं। रूल करने का जो एक मादा है, एक क्षमता है, उन्हीं में। हालांकि उसका हश्र क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से उसको खुदकुशी भी करनी पड़ी वो प्योर आर्यन ब्लड को। तो ये एक बात है जो ये जो AIT है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, या AMT है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भारत के ही लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या अन्य जितने भी सभ्यताएं प्री हिस्ट्री पीरियड में हमारी विकसित हुई थी, उन्हीं का एक विकसित रूप या अलग रूप ये था जिसको एक आर्यन सभ्यता के रूप में या आर्यन पीरियड के रूप में हम मानते हैं या हम जानते हैं? क्या उन्हीं की लिगेसी थी जो अलग रूप में हमको नजर आई? बहुत सारी बातें हैं जिसकी तहकीकात की जाए तो बहुत सारा एक अर्थ निकलता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कहें देवी देवताओं की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मातृ देवी की पूजा का कंसेप्ट मिलता है, जो बहुत प्री हिस्ट्री पीरियड से चला आता है। लिंगम की पूजा की बात मिलती है, स्वास्तिक का निशान मिलता है, पीपल के पेड़ की चर्चा है, त्रिशूल की चर्चा है, पशुपति अर्थात शिव की पूजा होती है। ये सब जो एक वर्शिप और धार्मिक कंसेप्ट है,
वो आज भी पाए जाते हैं। जो हम आर्यंस के देवी देवता की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते या अर्ली वैदिक पीरियड में भी मदर गॉडेस की पूजा होने लगती है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में शिव या रुद्र की पूजा शुरू हो जाती है। तो ये एक समानता है। अब रही कि इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती है। इंद्र की चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, वैदिक पीरियड में थी, खास करके अर्ली वैदिक पीरियड में। जो मेरी अपनी सोच है कि जब अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हो गए और राइस जोन में शिफ्ट कर गए जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, और ये राइस जोन जो है इसके लिए वर्षा और पानी की बहुत जरूरत होती है राइस की खेती के लिए। और जैसा कि हम ये मानते हैं कि हम उसी रूप में देवी देवताओं की आराधना करते हैं जैसी हमारी आवश्यकता भी होती है। हम नेचर की भी पूजा करते हैं और इंद्र को वर्षा का देवता कह के इंगित किया गया। तो वर्षा की चूंकि आवश्यकता थी, राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत मात्रा में पानी की जरूरत होती है, तो उसकी आवश्यकता थी, तो उनकी पूजा आराधना ज़्यादा शुरू की गई। मतलब मैं ये कहना है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर विश्लेषण करें तो बहुत सारे चीज निकलेंगे। अब रही बात, जैसे अगर कहें हम सरस्वती नदी का बहुत प्रेज किया गया है, गुणगान किया गया है वेदों में। पहाड़ से लेकर समुद्र तक ये बहती थी, ऑलमाइटी रिवर, इस तरह से इसका गुणगान किया गया। दूसरी तरफ जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं और जो सैटेलाइट से तस्वीर ली गई है या अन्य भी जो डिस्कवरी या रिसर्चेज हुए हैं, उसके हिसाब से माना गया है कि सरस्वती नदी पहले ही सूख गई थी आर्यंस के आने के पहले। कई इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं। जो सरस्वती नदी के किनारे जो कुछ प्लेसेस थे वो डिक्लाइन हो गए थे ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, और करीब करीब 1400 ईसा पूर्व के आसपास इनकी चर्चा की जा रही थी। तो ये कैसे हो रहा था? जो नदी लुप्त हो गई और एक हरियाणा में एक जो छोटी सी जलधारा है उसको सरस्वती से जोड़कर देखा जा रहा था। शिवालिक की पहाड़ियों से जो एक निकलते सरस्वती एक जलधार को उससे इक्वेट किया गया। तो यहां मुद्दा यह है कि जो नदी लुप्त हो गई थी उसकी चर्चा हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पहले से जो लोग यहाँ रहते थे, आर्यंस से पहले से प्री आर्यंस जो लोग थे, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता के हों या दूसरे सभ्यता के लोग हों, जिनको सरस्वती के बारे में जानकारी थी और उसके किनारे अच्छी खासी सभ्यता बसी रही होगी, और उसी की प्रशंसा, उसकी मेमोरी की चर्चा वेदों में की गई हो। फिर यहां एक और बात है कि अगर हम मान लें कि ये बाहर से आए थे, तो फिर इनकी कुछ एक अलग पहचान होनी चाहिए थी, एक अलग आर्टिफैक्ट, कलाकृतियां, टूल्स, औजार या पॉटरी, अलग से मूर्तियां वगैरह देवी देवता की अगर पूजा की बात हो रही है तो इस तरह का कुछ अलग होना चाहिए था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्चेज में या जो आर्कियोलॉजिकल खोज किए गए हैं उसमें कुछ भी इस तरह का नहीं मिला गया है जो आर्यों को इस तरह से डिफरेंशिएट किए कि करे कि वो कहीं बाहर से आए थे
या आर्यों का यहाँ इन्वेजन हुआ था या एक माइग्रेशन हुआ था जो कहीं सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ बसे थे और अपनी एक अलग संस्कृति, एक अलग सभ्यता, एक अलग कल्चर लेकर आए हैं और उस कल्चर और सभ्यता को यहाँ के लोगों पर थोप दिया है। उस तरह का कुछ भी प्रमाण हमको नहीं मिलता है। तो इस बात को मानना कि आर्यों का इन्वेजन हुआ या आर्यों का माइग्रेशन हुआ यहाँ, इस बात पर बहुत सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। उनको खोजने की जरूरत है और उन पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, उनको खोजा जा रहा है। हरियाणा हिसार के पास एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी मिला है। वहाँ से एक महिला नरकंकाल का डीएनए लिया गया और दुनिया के विभिन्न जगहों से, ईरान से भी कई जगहों से 11 स्केलेटन के डीएनए लिए गए और उनको मिलाया गया और उसमें समानता पाई गई। और इस आधार पर भी कुछ लोगों का कहना था कि भाई ये लोग बाहर आर्यंस। राखी गढ़ी का जो क्षेत्र है वो इंडस पीरियड के टाइम का था, आर्यन के टाइम का नहीं है। तो हम मान लो ये एक मिनट के लिए मान सकते हैं कि ये बाहर के लोग हो सकता है कि इंडस के पीरियड में हो। एक दूसरी थियरी भी इसमें हो सकती है कि जो बाहर से ईरान वगैरह से मिला है सेम डीएनए और यहाँ की महिला का डीएनए, तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में ईरान से बहुत व्यापारिक संबंध थे। तो हो सकता है यहीं के लोग वहाँ जाकर कुछ वहाँ रह गए हों और वो उनका स्केलेटन हो और वो डीएनए हो। तो एक ये मिश्रण की बात हो सकती है, डीएनए म्यूटेशन की भी बात हो सकती है। लेकिन इस आधार पर हम ये कहना कि नहीं आर्यंस आए थे, एक डीएनए मैचिंग है ईरान के लोगों से, ये बहुत सटीक नहीं लगता है। हालांकि कुछ बातें इस पर भी हो सकती है, जो एक कुछ अभिलेख मिले हैं सेंट्रल एशिया से, विदेशों से, तो उसके आधार पर भी जो देवताओं के नाम वगैरह मिलते हैं तो कुछ समानताएं दर्शाई जा सकती है। लेकिन बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उस तरह के नहीं मिल रहे हैं। वेदों में उसकी चर्चा नहीं है, संगम साहित्य में उसकी चर्चा नहीं है। फिर जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है उनका वो दर्शाता है। और जो एक रूरल सभ्यता जो एक डेवलप हुई और जो अरविंद घोष ने जो एक प्रश्न उठाया भाषा का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं आर्यों के भारत में आक्रमण पर। जो एक डेक्कन कॉलेज है पूना का, वहाँ के सिंधे साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, वहाँ के मिस्टर राय, इन लोगों ने रिसर्च करके ये दर्शाने का प्रयास किया है कि मोर और लेस जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं या जो ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उनके आधार पर ये कहना कि यार ये बाहर से आए थे बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक भाषा संबंधी जो मैक्स मुलर ने एक इंडो यूरोपियन भाषा या संस्कृत में, ग्रीक में जो एक समानता स्थापित की, वो प्रश्न अभी अनसुलझा है। उसको बस सुलझा लिया जाए तो बहुत सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। जो एक माना गया कि यूरोप जो आर्यंस थे वो एक वेव भारत की तरफ आया, एक यूरोप की तरफ गया, और ये जो मैक्स मुलर ने एक थियरी निकाला था तो उस थियरी के अपने अलग मायने थे। वो एक डोमिनेंस थियरी हो सकती है कि भारत को डोमिनेट करना था ब्रिटिश पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड में, तो ये एक थियरी हो सकती है। लेकिन इसको अगर इस तरह से हम देखें तब तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक द्विवेदी के जो आर्कटिक का जो प्रदेश है वही आर्यंस का मूल स्थान बताते हैं। तो फिर हमको उस पर भी एक बात रखनी होगी, क्योंकि आर्यन के मूल स्थान पर भी कि वो कहाँ से आए थे, इस पर भी बहुत सारे डिबेट हैं। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि भारत में ही जो लोग थे, जो प्री वैदिक लोग थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या दूसरे जो छोटे मोटे कल्चर्स बहुत जगहों पे विकसित हुए थे, मे भी उन्हीं का एक वेव या उन्हीं में से कुछ लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन के बाद राइस जोन में शिफ्ट कर गए या विभिन्न जगहों में फैल गए,
उन्हीं के द्वारा विकसित की गई एक अलग सभ्यता होगी, रूरल कल्चर होगी। क्योंकि ऐसा भी अब यहाँ प्रश्न उठा सकता है कोई भी कि भाई वो तो एक अर्बन सेंटर था, अर्बन सिविलाइजेशन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये अचानक से रूरल कैसे हो गया। तो ये प्रश्न वाजिब है, लेकिन इस पर अगर सोचा जाए कि जब डिक्लाइन हुआ एनवायरमेंटल चेंज के कारण, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का, तो फिर वहाँ से जब लोगों ने माइग्रेट किया, पलायन किया, तो फिर जिस जगह पे वो आकर रहते थे, हो सकता है वहाँ के सर्कमस्टांसेस, वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होगी कि तुरंत अर्बन सेंटर डेवलप हो जाए। अर्बन सेंटर डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, और जब टाइम आया 6th सेंचुरी BC में हम देखते हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है, तो टाइम आया तो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। तो मे भी जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है, और सेकेंड अर्बनाइजेशन जो 6th सेंचुरी BC में हुआ, तो मे भी वही लोग हों जो फिर से, चूंकि अर्बन सेंटर डिक्लाइन कर गए थे, वो कल्चर एक तरह से डिक्लाइन कर गया था, तो फिर से एक मजबूरी बस एक रूरल कल्चर में इनको रहना पड़ा। और लेकिन जो इनकी सोच थी अर्बन सिविलाइजेशन वाली, उस सोच को धीरे धीरे एक मूर्त रूप 6th सेंचुरी BC में दिया गया। तो ये भी एक संभावना हो सकती है। और 6th सेंचुरी BC क्या है? 6th सेंचुरी BC ही माना जाता है लैटर वैदिक पीरियड का जो लास्ट फेज है, वो 6th सेंचुरी BC ही तो माना जाता है। तो धीरे धीरे 6th सेंचुरी BC से फिर से अर्बनाइजेशन हम देखते हैं। तो क्यों नहीं हम ये अगर हम एक थियरी अगर हम ये मान रहे हैं, आर्यन इन्वेजन थियरी या आर्यन माइग्रेशन थियरी, तो इस थियरी के साथ हम इस चीज़ पर भी तो एक विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो पहले के लोग यहाँ थे, परिस्थिति बस वो रूरल कल्चर एक डेवलप हुआ चूंकि, और फिर से जो अपनी उनकी सोच थी अर्बन सिविलाइजेशन की, उस सिविलाइजेशन को फिर से 6th सेंचुरी BC में डेवलप कर दिया गया। तो ये DNA टेस्ट वगैरह के आधार पर जो एक प्रूव करने का प्रयास किया गया, एक यूरोसेंट्रिक जो आइडिया है कि भारत पर आक्रमण ही होते रहा है, और जो इसको इस आक्रमण के आधार पर इस बात को जो प्रूव करने का प्रयास किया गया कि ब्रिटिश जो आक्रमण है वो भी जस्टिफाइड है। तो मे भी ये यूरोपियंस का एक अलग सोच रखने वाले राइटर्स की अपनी सोच रही होगी, अपनी सोच रही। लेकिन जरूरत यह है कि हर व्यक्ति के लिए, हर राइटर के लिए या हर हिस्टोरियंस के लिए, वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देता है। मेरी जो ये इंटरप्रिटेशन है ये अपने हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के जो विचार हैं मैं उनको काट रहा हूँ, बस मेरे जो विचार हैं मैं उसको यहाँ रख रहा हूँ कि ये जो आर्यन इन्वेजन थियरी AIT और आर्यन माइग्रेशन थियरी AMT, ये एक डिबेटेबल है, और इस पर अभी बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं, और जिस तरह से और भी रिसर्चेज होंगे तो नई बातें सामने आएगी। फॉर द टाइम बीइंग हम ये पुख्ता रूप से नहीं कह सकते हैं कि आर्यन का इन्वेजन यहाँ हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching me. See you again with a new video.